गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और आयतन क्या है। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दें, आपको समझा दें कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? मार्कर है, मार्कर है ना। मार्कर में ये देखिए रंगा हुआ है। मार्कर में ये जो रंगा गया है व्हाइट कलर का, इतना ही केवल ध्यान दीजिएगा, इधर वाला मत दीजिएगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो व्हाइट रंगा गया है, तो ये कहाँ रंगा गया है? आप कहोगे प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक पे रंगा गया है कि नहीं? यही ना कहोगे। लेकिन इसी को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? तो ये जो व्हाइट कलर का पेंट किया गया इस मार्कर पे, कहाँ किया गया है? इस मार्कर के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। कहाँ किया गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। समझ में आया कि हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, अब आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु आप ले लो, तो कहीं भी आप रख दो, या आप ही हो, आप जहां बैठे हो तो वहां स्थान घेरे हो कि नहीं? स्थान घेरे हो ना। तो कोई भी वस्तु अगर ले लीजिए, उसको आप जहां रखते हैं तो वो स्थान घेरता है कि नहीं? अगर वो स्थान घेरता है तो इसका मतलब उसका आयतन होगा। तो वो कितना स्थान घेरता है, स्थान के माप को ही हम लोग क्या कहते हैं? आयतन। क्या कहते हैं? स्थान जो घेरता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस वस्तु की आयतन, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में अभी विभिन्न प्रकार के आकृतियां भी देखेंगे, और उन आकृतियों का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल और अलग अलग आयतन का सूत्र भी निगमन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये देख लीजिए, पहले आप देखिए कि मान लीजिए हम ले लेते हैं बेलन। इसका नाम अभी मान लीजिए आपको नहीं मालूम है। ये भी एक आकृति है। हम कुछ आकृतियों का नाम बता रहे हैं, आप घर में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। अब आप हमको ये पहचान के बताइए कि इसमें से घर में प्रयोग होने वाली कौन सी ऐसी चीज है जो इसके आकार की होती है, जो मिलती जुलती आकार की होती है? ये क्या है? गिलास है। और
ये क्या है? बेलन। कैसन बेलन होता है? कौन वाली? रोटी बेलने वाला? अच्छा अच्छा। ये वाला कुप्पी कैसा होता है ना? या जोकर की टोपी, है ना? अच्छा, ये वाला कटोरी नहीं, कटोरा। छोटा सा होता है कटोरी और बड़ा होता है कटोरा। अच्छा ठीक है। ये मिठाई का डब्बा। और ये गिलास है। क्या है? गिलास है। और ये गिलास, या मान लीजिए बाल्टी। बाल्टी भी आपके घर में होती है कि नहीं होती है? सबके घर में होती है। ये बाल्टी, तो ये बाल्टी बना होगा कैसे, है ना? ये किसी न किसी चीज से प्राप्त किया हो गया हो ना। तो इन्हीं आकृतियों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना? तो इसका आप, ये गिलास है, ये बाल्टी है, ये बेलन है, ये किप्पी है, ये कटोरी है ना? अगर ये पूछा जाए ये किस टाइप की आकृति है, किस टाइप की आकृति है ये सब, इसका नाम क्या है, तो आप केवल किप्पी तो नहीं कहेंगे। ये किस आकृति का है ये आप किप्पी कहने से नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग जानेंगे कि इसका नाम क्या होता है, या किप्पी जो होता है किस आकृति का होता है, या ये मिठाई का जो डब्बा है वो किस आकृति का होता है, या गिलास है वो किससे प्राप्त किया जाता है, शंकु से कि बेलन से, है ना? तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे। और ये जो अर्धगोला है किसको काटने पर अर्धगोला बनता है, ठीक है, कटोरा बनता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। तो लिख लीजिए, ये पाठ आपका 13 है। कितना है? पाठ 13 या अध्याय 13। इसमें हम लोग जो पहला पढ़ेंगे, पहला हेडिंग डाल लीजिए ठोस आकृतियां। अभी हमने आप कुछ आकृतियां बना के आपको दिखाया कि आपके घर में किस आकृति की कौन सी वस्तु पाई जाती है ना? तो ठोस आकृतियां, इसको सॉलिड फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका होता है ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है। बोल के नहीं लिखेंगे, लिखना है आपको तो मुंह क्यों खोल रहे हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और त्रिविमीय हों, और त्रिविमीय है, ऐसी आकृतियां या ऐसे ठोस आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और त्रिविमीय होती हैं, कर लीजिए, क्या करती हैं? होती हैं, ठोस आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने वस्तुओं के आकार देखा, तो ये बेलन या घनाभ
पहले लिख लीजिए घन, घनाभ, बेलन, गोला, और क्या देखा था? गोला, शंकु, और आपने क्या देखा था? अर्धगोला। इतने आकृतियां आपने देखा था, ठीक है ना? घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, है ना, अर्धगोला। ये ठोस आकृतियां। अब इनकी आकृतियां कैसी होती हैं? भाई घन होता है, घन क्या चीज है? तो घन की आकृति कैसी होती है, फिगर कैसा होता है? तो ना, तो हमने आपको घनाभ का बताया, घन का नहीं बताया था, है ना? तो जिसकी चारों, मतलब चारों फल के तीनों कोरें बराबर हों, यानी समान कोर वाली, है ना, समान कोर वाली क्या कहलाती है वस्तु? घन कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, वो क्या कहलाती है? घन। क्या कहलाती है? घन। क्या कहलाती है? घन। और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, कोरे बराबर होती है। ये देखिए, ठीक है, इसका ये L होगा और ये चौड़ा हो गया, हो गया। तो जिसकी L H, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होगी, वो क्या होगा? घनाभ। क्या होगा? घनाभ। ठीक है। अब बेलन ले लीजिए। बेलना आप घर में अभी बताया ही हमने, घर में बेलना प्रयोग करती हैं, इसको कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। ये जैसे मार्कर हमारा है, इसका किस आकार का है? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। अब आया गोला। कंचा जो आप लोग घर में खेलते थे पहले बचपन में, कंचा, गोली, है ना, उसको कहते हैं गोला। ठीक है, इसमें केवल आर होता है। तो अगर इसको काट दिया जाए बीच से ऐसे, तो ये देखो क्या बन जाएगा? अर्धगोला। क्या बनेगा? दो अर्धगोले प्राप्त हो जाएंगे। किसी गोले को बीच से काट दिया जाए बराबर भागों में, तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला। अब क्या बच गया? शंकु ना। तो शंकु देखिए किस आकार का होता है। यहां बना दूं, देख लीजिए यहां। अब आप बताते हैं घर में जो वस्तु है ना, इसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। इतने आकार की वस्तुएं आप अपने घर में पाते हैं, और इन्हीं से और भी वस्तुएं पाते हैं जो इनसे और प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसी के आकार की होती हैं। उन आकृतियों को आप इसी से पाते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा आप लोग देख लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
सरफेस एरिया। ठोस आकृतियों कर लीजिए, आकृतियों की सीमा बनाने वाली आकृतियों की सीमा बनाने वाली समतल आकृति का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल सवाल लगा लेना अलग बात है, और उसके बारे में समझना अलग बात है, समझ के लगाना। अब जैसे ठोस आकृतियों है ना, ठोस आकृतियों की सीमा बनाने वाली समतल आकृति का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा पॉज करिएगा लाइन। ठीक है, इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है। ठीक है, अब मतलब इसका समझ लीजिए। ठोस आकृति, मान लीजिए ठोस आकृति में हम लोगों ने किसको देखा? एक घन देखा, घनाभ देखा, और बेलन देखा, शंकु देखा, गोला, है ना। तो ये देखिए, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, ये जो अब डब्बा दिख रहा है वो किस आकृति का है? जितना आपने ठोस के बारे में देखा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, उसमें से किस आकार का ये चीज आपको दिख रहा है? किस आकार का? घनाभ। समझ में आ गया? बाहरी यानी समझा दिए, समझ में आ गया है? तो ठीक है, ये घनाभ के आकार का है। अब देखो, इस घनाभ को बनाने वाली कौन कौन सी चीज लगी है? ये देखिए, ये वाली, ये देख रहे हो ना, खुला है, ये वाला बना है, फिर ये वाला बना हुआ है ना। तो इसमें जो वस्तु भरी जाएगी, ये जो भरी जाएगी, उसका ये वाला क्या कर रहा है? सीमा बांध दिया। इसके आगे नहीं जाना भैया, जाएगा? नहीं जाएगा। उसी को तो रोकने के लिए इसको बनाया गया है कि जो वस्तु इसमें फिट हो जाए, इसी के अंदर ही रहे, है ना। जो वस्तु हम इसमें डालें वो इसी के अंदर है। तो यानी कि ये क्या कर रही है? सीमा बना रही है। उस वस्तु को रखने के लिए ये क्या, किस चीज का काम कर रही है? सीमा का। किस चीज का? सीमा का काम कर रही है। तो ये वाली सीमा का काम कर रहा है ना, बाहर से हमको दिख रहा है। ये वाला सीमा, यानी ये सीमा जो है, ये जो सीमा बना है, इसी की माप, इसको हम लोग कहते हैं समतल। जैसे बोर्ड मेरा समतल है, वैसे ये भी आपको समतल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समतल दिख रहा है ना आपको। तो ये समतल दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल को, इसी के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? मतलब केवल एक का नहीं, पूरे का। तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे आप लोगों ने। ये देखिए, किस आकार का है ये? इसका अगर आकृति पूछूं या आकार पूछूं तो किस आकार का बताएंगे आप? केवल इसका, पूरे डब्बे का नहीं। डब्बा तो घनाभ के आकार का है। किस आकार का है? घनाभ के आकार। लेकिन केवल ये वो जो सीमा बना रही है, ये किस आकार का है?
बेलन कहाँ है? ये वाला केवल आकृति बनाऊं मैं ऊपर वाले को तो इस आकृति का दिखाई देगा। ये आकृति क्या है? इस आकृति का नाम क्या है? आयत। कैसा है? आयत का है। ठीक है, जिसमें क्या होगी? एक एल होगी और बी होगा कि नहीं? लंबाई और चौड़ाई हो, तो इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, हमको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है पूरे का, जैसे ये वाला है, इसी के समान जितना इसका क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही देखिए इसके पीछे वाले का भी होगा। इसका है कि नहीं? जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, 2 हो गया ना? अच्छा, अब इसको देखिए, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसके पीछे वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा, जैसे इसका, है कि नहीं? ये और ये दोनों का समान होगा। अब देखिए ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसका भी होगा। तो इन सभी समतलों का क्षेत्रफल अगर निकाल के हम जोड़ दें अलग अलग, जैसे इस प्रकार की आकृति मिलेगी, सभी इस आकृति की मिलेगी, लंबाई चौड़ाई बदलेगी लेकिन इसी की आकृति की मिलेगी। तो सबका क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर हम जोड़ दें तो इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। जैसे अब क्षेत्रफल क्या होता है, इस एक तरीका और समझ लीजिए। ये जो रंगा गया है, इस पे लिखा गया है, ये जो इतना प्रचार बनाया गया है, कंपनी ने बनाई है ना भाई, ये जो स्याही बनाने वाली कंपनी होगी, ये डब्बी बनाई है और इस डब्बे पर देखो पूरा प्रचार, जितना देखो पूरे पर प्रचार बनाया हुआ है, बनाया है ना? तो ये जो प्रचार कहाँ पे लिखा है? इस आकृति का जो घनाभाकार आकृति है, कैसा आकृति है? घनाभ के आकार का। कैसा? घनाभ के आकार का। तो इस किस पर ये लिखा है? ये जो प्रचार किया है कंपनी ने, वो किस पर लिखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। किस पर? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लिखा है। वैसे ही अब ये मार्कर देख लीजिए, मार्कर का जो ये व्हाइट पेंट कहाँ किया गया है? ये जो व्हाइट पेंट है वो कहाँ किया गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। कहाँ किया गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। समझ में आ गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ यूज होगा, किसमें कहाँ प्रयोग होगा, है ना? तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का के बारे में। ठीक है, तो घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप लोग को समझ में आया? कोई भी अगर डाउट हो तो पूछिए। कुछ भी नहीं समझ में आ गया? अच्छा, अब अगली देख लीजिए। अच्छा, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। तो अगला हेडिंग है घनाभ। ठीक है, कल हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझा था। आज देखिए घनाभ। ठीक है, घनाभ क्या होता है? 3 समांतर समतल फलकों से घिरे ठोस घनाभ कहलाते हैं। 3 समांतर समतल फलकों से घिरे ठोस घनाभ कहलाते हैं, है ना? जिसमें 6 फलक और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये डब्बा आप देख रहे हैं, ये डब्बा आपको दिख रहा है ना? डब्बा, ये देखिए, ये वाला जो फलक आपको दिख रहा है, इसी के समांतर ये वाला फलक है। ठीक है, और ये वाला जो फलक दिख रहा है, इसी के समांतर ये वाला फलक है। ठीक, और एक फलक ये दिखाई दे रहा है ना? इसी के समांतर ये वाली फलक आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, कुल मिला के 6 हुआ। कितना? कुल 6 फलक हो गया कि नहीं? अब
कोना देख लीजिए, ये देखिए यहां से ये कोना एक हो गया, दो कोना हो गया, तीन कोना हो गया और ये चार कोना हो गया कि नहीं। अब ये देखिए इधर वाला बचा कोना है, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये और आठवां ये, कुल मिला के 8 कोने हो गए कि नहीं। तो जो हम लोग फलक समझ में आ गया, फलक किसको कहते हैं, चूंकि ये जैसे ये बोर्ड समतल है वैसे ये पृष्ठ समतल है ना, इसीलिए इसको समतल पृष्ठ बोलते हैं या फलक बोलते हैं। ठीक है, तो 3 समांतर, क्या लिखे हैं, 3 समांतर समतल फलक। तो एक फलक ये, इसका समांतर फलक ये, एक फलक ये, इसके समांतर फलक ये, एक फलक ये, इसका समांतर फलक ये। तो 3 ठो समांतर फलक को छोड़ दिया जाए तो मेन कितना हुआ, 1 2 3, 1 2 3, 3 फलक हुए और तीनों के समांतर फलक, कुल मिला के कितने फलक हुए, 6 फलक। कितने फलक हुए, 6 फलक। तो 6 फलकों से घिरे ठोस घनाभ कहलाते हैं। तो ये क्या है आपका, इसको क्या नाम देंगे आप, ये तो डब्बा है लेकिन किस टाइप का डब्बा है, घनाभ के आकार का। किस टाइप का, घनाभ के आकार का। समझ में आ गया। अच्छा, इसको फिगर आप बनाते हैं, फिगर बना लेंगे। फिगर अगर बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अरे भैया सीधा खींच जाए तब ना, बड़ा मुश्किल होता है बोर्ड पे सीधा खींचना। ये ठीक है, इस टाइप का कोई भी डब्बा क्या कहलाएगा, घनाभाकार। घनाभ है ना, घनाभ के आकार का है। उसको घनाभ नाम तो नहीं देंगे लेकिन नाम क्या देंगे, मिठाई का डब्बा है ना, जूते का डब्बा है, किताब का डब्बा है। हाँ, ये विराज को सैंडल का डब्बा समझ में आएगा ही। विराज को सैंडल खरीदते बहुत हो लग रहा है। तो मतलब सैंडल का डब्बा भी वो घनाभ के आकार का होगा। समझ में आ गया। अब उसमें देखिए क्या क्या होता क्या है। उसमें एक लंबाई होती है, ठीक है, लंबाई और इसकी चौड़ाई भी होगी कि नहीं। ये इसकी ऊंचाई होगी और ये चौड़ाई भी हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक, तो इसमें घनाभ वही होगा, घनाभ वही होगा जिसकी कोरे अलग अलग लंबाई की होंगी। जैसे L यानी लंबाई बराबर L है और चौड़ाई B है और ऊंचाई H है, तो ये बराबर नहीं होने चाहिए। ये बराबर नहीं है तो वो डब्बा किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का। ये लंबाई क्या है, इस डब्बे की कोर। कोर का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला देखिए, ये वाला जो ये वाला है ना, ये कोर है। ये आपकी लंबाई हो गई ना। अगर ये डब्बा इस तरह है तो ये लंबाई उसकी ऊंचाई की काम करेगी, है कि नहीं, और ये चौड़ाई, ठीक है, और ये वाली लंबाई। तो ये हम इसको मान लेते हैं कि ये लंबाई है, ठीक है, इसकी ये चौड़ाई है, तो ये वाला इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ठीक है, तो एक ये कोरे लंबाई है और एक कोर की लंबाई b है ना, जो चौड़ाई है, और एक कोर है वो ऊंचाई है। ठीक है, और ये तीनों अगर बराबर नहीं है तो वो आकार कैसा होगा, घनाभाकार। क्या होगा, घनाभ के आकार का। ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने मिठाई के डब्बे देखे होंगे, जूते के डब्बे, है ना, किसी भी वस्तु के डब्बे, वर्गाकार भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर आप लोग घनाभ के आकार का देखे हैं। ठीक है ना,
जब ये इसकी कोरे आपको मालूम ही है ना, अगर इस घनाभ के आकार की वस्तु का लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। जैसे आपका ये दीवार देख रही हैं, ये जो दीवार है किस आकार का है जरा बता दीजिए। ये कमरे का दीवार आपको दिख रहा है पूरा, ये किस आकार का है? लंबाई आप देखिए और चौड़ाई देखिए, इसमें लमसम बराबर दिख रहा है ना। तो ये घन वर्ग के आकार का है, वर्गाकार है ना, क्यूब घन के आकार का है, इस टाइप का घन के आकार। मतलब ये इसकी ऊंचाई भी उतनी है, लंबाई भी उतनी है और चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई थोड़ी कम होगी, है ना। तो कम है इसका मतलब ये घनाभ के आकार का होगा। तो चारों दीवारें आप देख ही रही हैं, ये भी घनाभ के आकार का होगा। ठीक, अब हम लोग इसके सूत्र देखते हैं। ठीक है, घनाभ का आयतन, पहला घनाभ, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अगर सूत्र याद है तो इस टाइप के सवाल आसानी से लगते हैं और पूरा पूरा नंबर मिलते हैं। केवल गुणा भाग करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, मान रखने आना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद है और मान रखने आता है तो इसमें सवालें एकदम आसान, आपको एकदम आसान भाषा में लगेगा। समझ में आया? जैसे देख लीजिए, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को L माने हैं तो रख दीजिए, चौड़ाई को B माने हैं तो रख दीजिए, ऊंचाई को H माने हैं तो रख दीजिए। इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? LBH, है ना। घनाभ का आयतन कितना है? LBH। और घनाभ का मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? घन इकाई। क्या? हाँ, तो ये जो आएगा, ये इतना जो गुणा करने पे आएगा वो कितना आएगा? LBH घन इकाई। क्या आएगा? घन इकाई। जैसे मान लीजिए किसी वर्गाकार का आयतन 40 है ना, तो 40 कहने से क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मात्रक जरूरत पड़ती है। तो घन, अगर कोर मीटर में दी है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मीटर में दी है, तो घन मीटर। क्या होगा? घन मीटर। और अगर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है तो क्या लिखेंगे? 40 घन सेमी। ठीक है, ये सब इसके क्या है? मात्रक आयतन के। तो इसीलिए इकाई के जगह पर मीटर, सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको घन इकाई का मतलब घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर, है ना। तो ये आपको मात्रक भी लिखना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, पृष्ठ। दूसरा है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 6 फलक होते हैं ना, 6 फलक होते हैं। और प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार। तो आयत के मान लीजिए ABCD है ना। तो लंबाई L है और चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? L गुणे B। तो देखिए पहले वाले का L गुणे B, तो उसी, अगर एक का क्षेत्रफल कितना आया?
इसका क्षेत्रफल मान लीजिए L गुणे B आया, तो इसी के समांतर एक और फलक है तो उसका भी L इंटू बी ही रहेगा, तो 2 हो गया ना, तो 2 का गुणा कर दीजिए 2LB हो गया। अब मान लीजिए कि अब ये वाला ले लीजिए, ये वाली फलक जिसमें लंबाई L है और ऊंचाई H है, यानी कि चौड़ाई अब तब H का काम करेगा, ठीक है। तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा L इंटू एच, L इंटू एच। अब इसका क्षेत्रफल कितना आया L इंटू एच, तो इसके समांतर एक और फलक है ना, तो इसका क्षेत्रफल LH है और उसका भी क्षेत्रफल कितना होगा LH, तो दोनों का क्षेत्रफल मिला के कितना होगा 2LH होगा ना, तो जोड़ दीजिए 2LH। अच्छा अब देखिए एक का, अब ये वाला फलक निकाल लीजिए, जब ये वाला फलक निकालेंगे और इसको ऐसे रखेंगे तो ये भी ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एक B होगा एक H होगा, लंबाई B होगा और चौड़ाई H होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई B है चौड़ाई H है तो BH होगा कि नहीं, इसका क्षेत्रफल BH हो जाएगा। अब इसी के समांतर एक और फलक है, इसी के जितना इसका क्षेत्रफल है उसका एक और समांतर क्षेत्रफल होगा इतने, तो उसको इसका और इसके समांतर वाले का क्षेत्रफल दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा 2BH। अब इसी में 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो LB दूसरा BH लिख दीजिए, अच्छा ये H है ठीक है ना, BH प्लस HL, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया, किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ। मतलब ये जहां पर ये वाला पेंट किया है ना, अपना प्रचार किया है, उसका क्षेत्रफल मालूम हो गया इतना, यानी इतना क्षेत्रफल पर कंपनी ने प्रचार किया है। जो ये प्रचार लिखा है कहां लिखा है, इतना क्षेत्रफल पर लिखा है। या मान लीजिए कि इस पेन इसको रंगना है, इसके मान लीजिए सादा है, ये पृष्ठ सादा है, इसको पेंट करना है, कितना पेंट, तो कहां करना है, इतना क्षेत्रफल पर, कितना क्षेत्रफल पर, इतना क्षेत्रफल पर हमको पेंट करना पड़ेगा। समझ में आया। तो जैसे आप लोग दीवार को पुचारा करते हैं कि नहीं, तो पहले पूछते हैं कितना चूना लगेगा, हैं पूछते हैं कि नहीं, कि दीवार इतना है, इसमें कितना अंदाजे मारते हैं कितना चूना लगेगा, 2 किलो लगेगा 3 किलो लगेगा, हैं, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई मालूम हो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके आप ज्ञात कर सकते हैं कितना लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। कॉपी करिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हम लोग देखिए इसमें L इंटू B, B इंटू H, ये क्या है क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल है ना। फलक का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग इकाई, क्या होता है, ये आ जाएगा आपका वर्ग इकाई, क्या आएगा वर्ग इकाई। अब अगर मान लीजिए कि लंबाई चौड़ाई मीटर में दिया है, तब क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, कितना होगा वर्ग मीटर। और अगर मान लीजिए कि ये लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या हो जाएगा इकाई वर्ग सेंटीमीटर ना। और अगर मान लीजिए मिलीमीटर में दिया है तो वर्ग मिलीमीटर, ठीक है। इस तरह हम मात्रक लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला आप देखिए इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तीसरा लिख लीजिए घनाभ नहीं, दूसरा ये है ना, घनाभ में पहला दूसरा लिखवा रहे हैं, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण बराबर देखिए लिखिए, यहां लिख लीजिएगा, बराबर आगे लिखिएगा अंडर रूट L लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर
प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर लंबाई को L लिख दें तो L स्क्वायर, चौड़ाई को लिख दे B तो B स्क्वायर, और ऊंचाई को H लिख दे तो H स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, उतार लीजिए इसको। इस तो घनाभ के विकर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, ये देखिए L प्लस ये सब जोड़ेंगे तो लंबाई आएगा, और लंबाई का वर्गमूल निकालेंगे तो केवल लंबाई आएगा, है ना। तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, इकाई, केवल क्या हो जाएगा, इकाई। अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में। ठीक है, अब चौथा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सवालों में प्रयोग होता है। आपके सवाल में ज्यादातर ये वाली हेडिंग प्रयोग होगी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घर, ये आप घर की दीवारें आप लोगों ने देखा है ना, कितनी दीवारें, एक कमरे में कितनी दीवारें होंगी, 4 होती है। बस 5 हो गया। हैं? छत है, फ्लोर है। ये छत है, ये फ्लोर है, इसको आप, और इसको लेना नहीं, आपको 4 दीवार को ही लेना है। केवल पूछा जा रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताए, तो 1 2 3 4। अब आप बताइए, अब ये ध्यान दीजिए कि ये चारों कमरे का चारों जो दीवारें हैं, अगर इसका क्षेत्रफल मालूम है तो सामने वाले का हो जाएगा ना, अगर इसका क्षेत्रफल मालूम है तो उसका भी उतना ही होगा। मालूम है कि नहीं मालूम। लेकिन अब देखिए इस दीवार पर ध्यान दीजिए, ठीक है, इस दीवार पर ध्यान दीजिए, तो इसमें लंबाई तो यूज हुआ, ये लंबाई हो गया ना, और ये वाला ऊपर वाला क्या हो गया, ऊंचाई। क्या हो गया, ऊंचाई। तो अगर एक फलक ऐसे ही हो गया, है ना, तो ये आपका लंबाई हो गया और ये वाला ऊंचाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा, L इंटू H। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई L है, चौड़ाई H है, तो कितना होगा, L इंटू H। इस दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया, L इंटू, अब इसी के सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल भी इतना ही होगा, क्योंकि लंबाई भी उतनी है और ऊंचाई भी उतनी ही है। मतलब वहां पर ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, चौड़ाई का काम क्या कर रहा है, ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है इस वाले दीवार के लिए क्या काम कर रहा है, चौड़ाई का काम। किसके लिए, चौड़ाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो जितना इस दीवार का क्षेत्रफल होगा उतना ही सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल होगा। तो दोनों को मिला के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हैं, 2LH हो जाएगा ना। अच्छा, अब इस दीवार का देखिए, इस दीवार का ये चौड़ाई है आपका, ये वाला क्या है, चौड़ाई, और ये वाला क्या है, ऊंचाई। अब हर बार क्या होगा, ये लंबाई हमारा B हमारा लंबाई का काम करेगा, और H चौड़ाई का, किसका, B लंबाई का काम करेगा और H चौड़ाई का काम करेगा। तो क्षेत्रफल इसका कितना होगा, B इंटू H। इस दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया, B इंटू। अब इसके सामने वाली दीवार की लंबाई भी इतनी ही है, ऊंचाई भी इतनी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, इतना ही होगा। तो दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 2, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया ना। अब इसी में से देखिए जो कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकाल दे, और H बाहर इधर निकाल दे, तो बच गया L प्लस B इंटू H।
ये आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए, या एक और लिख सकते हैं, चारों फलकों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों फलकों का या 4 फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? L प्लस बी। ये देखिए, इसका मात्रक तो दोनों जुड़ जाएगा तो मीटर ही होगा, लंबाई आएगा, और ये गुणे h है ना, तो ये हो गया वर्ग इकाई। इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? वर्ग इकाई। अब अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अगर मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में दिया है तो वर्ग मिलीमीटर होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबाई मीटर में दिया हो, चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हो, तो हम तीनों को पहले क्या करेंगे? एक ही इकाई में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि L मीटर में है और B सेंटीमीटर में है और H सेंटीमीटर में है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो ऐसे नहीं उठा के मान रख देंगे। हम पहले ध्यान क्या देंगे कि तीनों का मात्रक सेम है कि नहीं। तो 2 का तो सेम है, लेकिन तीसरे का अलग है, तीसरे का अलग है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब हम ये जैसे सारे तीनों, लंबाई भी सेंटीमीटर में हो गया, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में हो गया और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में हो गया ना। तो अब हम मान रख सकते हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। इकाई क्या होगा इसका? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालना है? तो इसको आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको। अगला हेडिंग है घन, है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूब, है ना। 6 समान फलकों वाली ठोस आकृति जिसकी सभी कोरे बराबर होती हैं घन कहलाती हैं। कोरे, है ना, और बीमाएं एक ही चीज होती है। किसी किताब में बीमाएं दिया होता है, किसी में कोरे होता है। तो ये देख रहे हैं ना, कोर आप लोग कहाँ कहाँ यूज करती हैं पता है? कोर, इस बेंच का ये क्या कहलाएगा? कोर। कोना, कार्नर ना, कोना तो इसको बोलेंगे, इसको कोना नहीं बोलेंगे, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर, या इसको कहते हैं बीमा। ये वाला कोर या बीमा, है ना। तो जिसकी कोरें बराबर होती हैं, मतलब ये कोर और ये कोर सभी बराबर होंगी, वो क्या होगा? घन होगा। क्या होगा? घन होगा। ठीक है ना। तो घन का आकार देख लीजिए कैसा होता है। वो भी घनाभ के आकार का ही होता है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए उसको घन कहते हैं। ये मान लीजिए कि ये बराबर है, सीधा खिंचा रहा है, अब सीधा हुआ। ऐसा है ना कि बोर्ड थोड़ा सा चिकना हो गया है ना, तो खींच सीधा रहे हैं लेकिन खींचा जा रहा है। ठीक है ना। ये हो, यानी इसमें लंबाई भी L होगा, ऊंचाई भी H होगा और चौड़ाई भी L ही होगा। मान लो ये L है, ये B है और ये B है ना, ये H है। ठीक, तो यहां पर LBH हमने शो किया है, लेकिन तीनों कोरे क्या है? बराबर है। क्या है?
तीनों कोण बराबर है। लंबाई अगर L है और चौड़ाई B है, ऊंचाई को हम H से डिनोट करें, है ना, तो ये तीनों, चूंकि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई में यहां रहता है H, सॉरी, ये अगर तीनों बराबर है तो क्या हो गया, L बराबर B बराबर H, यानी तीनों कोणें बराबर लंबाई की होंगी, ठीक है। तब हम लोग अब इसका सूत्र लिखते हैं, तो घन का आयतन, घन का आयतन, सूत्र आपको मालूम है, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, रख दीजिए L गुणे B गुणे H, ये क्या हो गया, LBH, ये तो घनाभ का आयतन निकल गया कि नहीं, लेकिन आपको किसका ज्ञात करना है, घन का। तो यहां देख रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, जबकि यहां हमने अलग अलग लिया है, तो एक ही ले लीजिए, B के स्थान पर भी L लिख देते हैं और H के स्थान पर भी L, क्योंकि ये तीनों बराबर है। तो क्या हो गया, L का क्यूब, L इंटू L इंटू L बराबर L का क्यूब। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, घन इकाई, क्या हो जाएगा, घन इकाई। इसको और भी लिख सकते हैं, L मतलब कोई भी भुजा, तो भुजा का क्यूब लिख लीजिए, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, किसका, घन का, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, ठीक है। दूसरा हो गया, ये समझ में आया। अगला देखिए, घन का आयतन, घन का तो आयतन हो गया, घन का पृष्ठ, फोर गुणे भुजा स्क्वायर, कोई भी भुजा, चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो L ले लो, चाहे B ले लो, चाहे H ले लो, तो L 4 इंटू L का स्क्वायर, ऐसे याद रखिए चाहे ऐसे। तीसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, सिक्स इंटू भुजा का स्क्वायर या 6L स्क्वायर, इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होगा और इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होगा, ठीक है। अब चौथा है विकर्ण, घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण आपको मालूम है L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ना, और घन में आपको मालूम है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B और H के जगह L रख दीजिए, तो ये हो जाएगा √3L स्क्वायर, इसको वर्गमूल निकालेंगे 3L आ जाएगा, यानी इकाई। विकर्ण कितना आ जाएगा, √3L या √3 इंटू भुजा, ये हो गया, ठीक है। तो घनाभ के बारे में भी आपको मालूम हो गया, समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए। खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, दोनों बेलनों के आयतन का अंतर, मतलब बाह्य बेलन का आयतन, ये बाहरी, अगर इसको अभी छोड़ दें अंदर वाले को, पूरे बेलन का हम आयतन ज्ञात कर लें, फिर इसको
अंदर वाले बेलन का आयतन ज्ञात कर लें, दोनों का अंतर ज्ञात करें, तो इसमें जो धातु, इस बेलन को बनने में जो धातु लगी है उसका आयतन हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अभी इसको छोड़ दीजिए, अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल r है, ऊंचाई h है, तो अंतः बेलन का आयतन कितना, ये अंतर नहीं है, आयतन होगा, आयतन, अंतः बेलन का आयतन। ठीक है, तो अंतः बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये इतना घन इकाई होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये सॉरी, ये वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, इसको बना लीजिए, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। अब खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखो वक्र पृष्ठ, अब ये वाली देख रहे हैं ना, ये बाहरी वाला वक्र पृष्ठ और अंदर वाला वक्र पृष्ठ, ये दोनों वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस अंतः वक्र पृष्ठ, बाह्य वक्र पृष्ठ क्या होगा, बाहर वाला, इसको छोड़ दीजिए, क्यों बाहरी वाला वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, और अब ये बाहरी वाला छोड़ दीजिए, अंदर वाला ज्ञात करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, इसमें कॉमन निकाल दीजिए, 2 पाई एच, तो क्या बचेगा, आर प्लस आर, ये हमारा बाहरी वक्र पृष्ठ और अंतर, ये दोनों मिला के बाहरी वाला ये और अंदर वाला जो दिख रहा है, जहां ब्लैक किया गया है ना, जहां रंगा गया है, ये वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब संपूर्ण बाह्य पृष्ठ देखिए, बाहर में क्या है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, दोनों ये और ये दोनों, ये बाहर ये वाली जो है, ये आपका बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, ये और प्लस ये जो आधार है, ये जो आधार हमने समझाया आपको कि इस आकार का होगा, और ये वाला पृष्ठ है ना, तो ये नीचे वाला हो गया, इतना ही ऊपर वाला होगा, है ना, तो इन दोनों का अंतर और इसका 2 गुना कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाह्य वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस इन दोनों का अंतर, यानी 2 गुणे 2 ठो है, एक इतना है, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू पाई कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, आर एच ना प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, इतने छोड़ दीजिए। इसको कॉपी कर लीजिए। गोला
है ना। गोला के बारे में उस दिन हमने आप लोगों को समझाया था, है ना। वृत्त गोला नहीं होता, ऐसे स्फीयर, है ना। स्फीयर मीन्स गोला, गोला समझ ही सकते हो। पूरा ये गोला जो ठोस होता है ना, इस तरह का फुटबॉल या कंचा आप लोगों ने देखा होगा, फेंकने वाला जो थ्रो देखे हैं, उसको क्या कहते हैं? नहीं, जो थ्रो फेंकते हैं, ठीक है, लोहे का नहीं बना होता है जो स्कूल में थ्रो कराते हैं, ठीक है। तो उस तरह वो ठोस होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उस गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, माना गोले की त्रिज्या r है, मतलब तार r चाहे मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, जैसे गेंद, है ना। गेंद मान लीजिए गेंद गोला है ना। तो गोले का जो बाहरी किस कलर का है, चाहे रेड है, तो रेड किस पर रंगा गया है ना, वो उसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ, है ना। जो गोले पर रंगा गया है तो कहाँ रंगा गया होगा? उसके वक्र पृष्ठ पर। तो कितना वक्र पृष्ठ है तो कैसे ज्ञात होगा? तो ये हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना, वर्ग इकाई। संपूर्ण पृष्ठ ही इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसमें अलग से संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा, केवल वक्र पृष्ठ। ये संपूर्ण पृष्ठ ही होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है घन इकाई, ठीक है। गोले में ये 2 सूत्र हो गए। अब आता है अर्धगोला। अर्धगोला नाम से समझ में आ रहा ना, अर्धगोला, इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसी गोले को हम बीच से बीचों बीच काट दे, यानी बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला, है ना। गोले को ही ऐसे काट दें और ये बाहर निकाल दें तो ये इस तरह दिखाई देगा। ये हो जाएगा अर्धगोला, ठीक है ना। इसकी भी त्रिज्या मान लीजिए अर्धगोले की त्रिज्या r है, ठीक है। तब इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा? अब देखिए इसके वक्र पृष्ठ में ये आधा तो पूरे गोले के, है ना, गोले के वक्र पृष्ठ का आधा तो हुआ, लेकिन इसमें ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो अर्धगोले गोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का कितना होगा? आधा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर गोले का वक्र पृष्ठ का आधा, ठीक है। तो ये गोले का वक्र पृष्ठ कितना आता है? 4 पाई r स्क्वायर। 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर।
ये हो गया वर्ग इकाई होगा। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा, इतना। ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना, तार लीजिए। अब बचा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। अर्धगोला ना, अर्धगोले का आयतन कितना होगा। तो किसी भी गोले का एकदम आधा होता है ना, तो गोले के आयतन का आधा कर दीजिए, गोले के आयतन का आधा यानी बटे। तो गोले का आयतन कितना हम बताए हैं, 4/3 पाई आर क्यूब ना, बटे 2 कर दीजिए। 2 से ये 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2/3 पाई आर घन इकाई। ये अर्धगोले का आयतन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण, देखिए इसमें गोले में केवल वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ ही उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। लेकिन अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस इसका क्षेत्रफल। ये जो ये आधार है वो किस तरह का है, गोले के आकार का। गोले का इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये भी उसमें जोड़ जाएगा। यानी अर्धगोले ये हो गया। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और आधार, ये आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये भी वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अगला है लंबवृत्तीय शंकु। गलत हो गया हो, लंबवृत्तीय इक्के में इत्तिवृत्त लगा दी, काट दो उसको, नहीं रहने दो, रहने दो तो हम लोग काट लेंगे। लिखना लंब वृत्तीय ऐसे ना शंकु। मैथ वाले का हिंदी जो उनका गड़बड़ा जाता है ना। मान लीजिए, माना लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। जब इसकी और एक और चीज होती है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई L है। ठीक है, अब थोड़ा चित्र देख लीजिए। तो ये इस आकार का, सॉरी
ये हो गया, ये आधार की त्रिज्या r हो गई और ये शंकु की ऊंचाई हो गई, ठीक है। और ये वाला तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, चित्र में समझ गया। ये आधार की त्रिज्या हो गई और ये उसकी ऊंचाई हो गई और ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, ठीक है, वर्ग इकाई। शंकु का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एक संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार देखिए कैसा है, वृत्ताकार है, तो वक्र पृष्ठ इसका कितना हुआ, पाई आर एल, पाई आर एल। आधार चूंकि वृत्ताकार है ना, तो वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकालना है, पाई आर कॉमन निकाल लिए, एल प्लस आर हो जाएगा। ये आपका वर्ग इकाई, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और आयतन किस में आएगा, घन इकाई में, ठीक है। ये शंकु, अच्छा तिर्यक ऊंचाई भी देखिए, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है AOB, ये समकोण त्रिभुज है, हमको निकालना है L का मान। तो ये देखिए ये H है और ये वाला R है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के L का मान निकाल सकते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर √h² प्लस r², ये हो गया इकाई, ठीक है। तो इतने सूत्र हैं शंकु के, इसको आप उतार लीजिए। अगले सेशन में हम लोग शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। इस शंकु के बारे में पढ़ लिया ना, अब इसी को काट कर बाल्टी जो हम लोग बनाते हैं, है ना, शंकु को काट कर हम लोग बाल्टी बना लेते हैं, है ना, बाल्टी के आकार का, उसी को कहते हैं शंकु परिच्छेद। क्या कहते हैं, शंकु परिच्छेद। तो अगले सेशन में हम लोग शंकु परिच्छेद के बारे में